बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिलेक्शन स्टेटमेंट के चैप्टर का तकरीबन ये हमारा आखिरी लेक्चर है। तो इसकी कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें तीन चीज़ें हैं जो आज हमने सीखनी है। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, कंडीशनल ऑपरेटर किसे कहते हैं, और गो टू स्टेटमेंट जो है वो कहाँ इस्तेमाल की जाती है। तो इन तीनों को जो है बारी बारी हम एक्सप्लोर करते हैं, इनका इस्तेमाल देखते हैं, इनका सिंटैक्स देखेंगे किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ एग्जांपल्स लेके जो है वो देखेंगे कि किस तरह एग्जांपल्स में इन स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम शुरू करते हैं स्विच स्टेटमेंट के साथ। स्विच स्टेटमेंट एक कंडीशनल स्ट्रक्चर है और ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो वही काम जो हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट से करते थे वही स्विच स्टेटमेंट के जरिए भी किया जा सकता है। सो ये उसका एक मुतबादल के तौर पे है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। तो या सिंपल वर्डिंग में अगर इस्तेमाल के हवाले से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि स्विच स्टेटमेंट को हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमें अवेलेबल हों और उनमें से किसी एक को हमने एग्जीक्यूट करना हो। तो पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स थोड़ा सा यूनिक है, स्पेशल स्ट्रक्चर है, डिफरेंट तरह से लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं स्विच। तीन बेसिक कंपोनेंट हैं इसके। स्विच एक कीवर्ड है और डिफॉल्ट एक कीवर्ड है और ब्रेक एक कीवर्ड है जो कॉमनली यूज किया जाता है। तो ऐसा लिखा जाता है और यहाँ ब्रैकेट में आप कोई एक्सप्रेशन या कोई कंडीशन लिखते हैं। उसके बाद केसेस बनाए जाते हैं इसके अंदर। तो जितनी भी कंडीशंस होती हैं हर एक के लिए एक केस जो है वो डिफाइन किया जाता है। सो केस के अंदर कोई वैल्यू लिखी होती है जिसको चेक किया जाता है एक्सप्रेशन की वैल्यू के साथ कि उसकी क्या वैल्यू बनती है। फिर उसके रिजल्ट के तौर पे कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाती है। तो जो केस ट्रू होता है उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और हर केस के बाद हम लिखते हैं ब्रेक। तो जैसे ही ब्रेक आता है तो स्विच स्टेटमेंट से जो है हमारा प्रोग्राम एग्जिट कर जाता है। तो ब्रेक जो है बुनियादी तौर पे ये एग्जिट करने के लिए है स्विच की बॉडी से, यानी कि जो टास्क आप अचीव करना चाहते थे वो हो चुका है। उसके बाद फर्दर स्विच की बॉडी में जो एक्सप्रेशंस या जो केसेस लिखे हुए हैं उनको एवेलुएट करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो जब सारे केसेस जो आपके पास होते हैं आप लिख लेते हैं तो उसके बाद लास्ट में जिस तरह इफ एल्स इफ में फाइनली हम एल्स लिख के स्टेटमेंट खत्म करते थे, तो इसमें लास्ट में डिफॉल्ट लिखा जाता है कि सारे के सारे केसेस अगर सही ना हो तो फिर क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। सो यहाँ कोई मैसेज आमतौर पे जो है वो लिखा जाता है कि क्या स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है। ये सब कुछ जो है वो स्विच की बॉडी में है, इसलिए यहाँ स्टार्ट में एक करली ब्रैकेट हमने लगाई है और बिल्कुल लास्ट में एक करली ब्रैकेट लगा के इसको एक ब्लॉक बना देंगे। सो ये स्विच की बॉडी कहलाएगी। तो इनकी पूरी डिटेल जो है वो ये मौजूद है इस डिस्कशन के अंदर हमने देखा। तो इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग फ्लो चार्ट से भी की जा सकती है और एग्जाम्पल से भी की जा सकती है। तो पहले इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। सो एक्सप्रेशन को एवेलुएट करना है, उसके मुताबिक केसेस देखने हैं कि हर केस का एक ब्लॉक है। कोई एक केस ट्रू होगा, उस केस के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर सारे केसेस फॉल होंगे तो फिर डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो ब्रेक स्टेटमेंट स्विच की बॉडी से निकाल देगा। तो इसको प्रैक्टिकली किसी एग्जांपल में देखते हैं कि कैसे काम करेगी ये। तो एक एग्जांपल है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सेवरल वीक्स डे एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे। फॉर एग्जांपल वो कहता है इफ यू एंटर 1 इट डिस्प्ले फ्राइडे। सो फ्राइडे को 1 कहना है तो उस हिसाब से जो है वो आप हर नेम के साथ एक नंबर असाइन कर सकते हैं। सो यूजर ने आपको वीक के जितने भी 7 डेज में से कोई एक नंबर देना है, 1 2 3 4 5 6 या 7। तो प्रोग्राम ने आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये नंबर किस डे के साथ करस्पॉन्ड या रिलेट करता है। तो स्टार्ट करते हैं। इनिशियली आपको एक नंबर डिक्लेयर करना है वेरिएबल के तौर पे। तो 7 1 2 3 4 5 वीक्स के साथ जितने नंबर रिलेट करते हैं ये इंटीजर हैं।
सो इसलिए डाटा टाइप आपने वेरिएबल की इंटीजर रखी है, नाम आपने n रखा है नंबर का, और मैसेज आपने डिस्प्ले कराया है सी आउट करके, एंटर नंबर ऑफ अ वीक डे। वीक का जो डे है उसका नंबर एंटर करें और सी इन करके कीबोर्ड के जरिए आप यूजर से नंबर की वैल्यू लेके इस n को असाइन कर देंगे। अब असली जो स्विच स्टेटमेंट है उस पर आ जाते हैं। तो स्विच लिख के आपने इसमें n लिख दिया है, ठीक है। n एक नंबर है, एक वेरिएबल है जिसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। सो जो भी यूजर ने एंटर की है वो यहाँ आ जाएगी, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, जो भी यूजर एंटर करेगा। अब केस के अंदर अगर आप देखें, आपने लिखा केस, उसके आगे लिखा है 1, ये वो नंबर लिख रहे हैं जो पॉसिबली यूजर एंटर कर सकता है। अगर 1 एंटर करे तो नीचे लिखा सी आउट फ्राइडे और ब्रेक कर दे, तो अब यूजर ने अगर 1 एंटर किया तो स्क्रीन पे फ्राइडे प्रिंट होगा, और उसके बाद बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो चेक नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह बाकी सारी कंडीशंस को एवेलुएट नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट मखसूस पार्ट को जाके एग्जीक्यूट करवाते हैं और उसी से फौरन एग्जिट कर जाते हैं। तो कंप्यूटेशनल कॉस्ट के हवाले से देखें तो स्विच स्टेटमेंट काफ़ी एफिशिएंट है, ठीक है। अगर यूजर देखें, ये केस 2 है, केस 3 यानी फॉर नंबर 3, फॉर नंबर 4 ये मंडे आ गया, फॉर नंबर 5 ट्यूसडे, फॉर नंबर 6 वेडनेसडे, ठीक है। और केस 7 जो है वो थर्सडे, ब्रेक, और फाइनली डिफॉल्ट में लिखा है इनवैलिड नंबर। तो अगर यूजर जो है वो 1 से 7 के दरमियान कोई भी नंबर एंटर नहीं करता तो कोई भी केस ट्रू नहीं होता, क्योंकि वीक में 7 डेज हैं, यूजर ने 8 एंटर कर दिया है तो कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसमें 8 लिखा हो हमने, तो ये एक इनवैलिड केस बन जाएगा। सो ये यहाँ पे स्विच की बॉडी जो है ये क्लोज हो गई, ठीक है। देन यू राइट गेट कैरेक्टर, और यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया। बहुत सिंपल केस है। स्विच में वेरिएबल n की वैल्यू आएगी, जो भी सी इन से इसने रीड किया है उसको। अब केस के आगे आपने वैल्यू लिख दी है, केस 1, केस 2, केस 3, ये केस की तादाद नहीं है बल्कि केस के आगे आपने n की एक वैल्यू लिखी है जो पॉसिबली n की वैल्यू हो सकती है, और n की हर वैल्यू एक केस है, एक डिफरेंट केस है, और 7 केसेस में से किसी एक में ट्रू होना है क्योंकि वीक के 7 डेज हैं। अगर इसके अलावा कोई नंबर आएगा तो प्रोग्राम ने बताना है कि ये नंबर जो है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। आप इसके साथ जहां इनवैलिड लिखा है आप इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं कि प्लीज री एंटर द नंबर बिटवीन 1 and 7, ठीक है, ताकि यूजर जो है वो ऐसा नंबर एंटर करे जिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकें प्रोग्राम की हेल्प से कि आज कौन सा वीकडे है। तो डिफरेंट एग्जांपल्स इसके लिए हमारे पास हो सकती है। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है जो कैलकुलेटर के लिए जो है वो किया गया है प्रोग्राम स्विच स्टेटमेंट के जरिए। सो कैलकुलेटर भी मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है, तो इसने ऑपरेटर को आइडेंटिफाई करना है कि ऑपरेटर कौन सा एंटर किया है, 2 नंबर्स रीड करने हैं और ऑपरेटर को आइडेंटिफाई करना है, उस हिसाब से उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें देना है। तो 3 चीजें रीड करनी है, 2 नंबर्स ए और बी, उसका आपने नाम रखा है 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इसलिए डाटा टाइप फ्लोट लिखा है, और एक कैरेक्टर रीड करना है क्योंकि जो वो साइन आप यूज करेंगे, प्लस का सिंबल यूज करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या रिमाइंडर का, ये कैरेक्टर होते हैं, तो इसके लिए कैरेक्टर डाटा टाइप जो है वो इस्तेमाल करेंगे। सो कैरेक्टर ऑपरेटर के लिए आपने ओपी जो है वो नाम रखा है कैरेक्टर वेरिएबल का, राइट। ये सीन करके एक ही वैल्यू को रीड करवाया है, ये सीन करके कैरेक्टर ऑपरेटर को रीड करवाया है, और ये थर्ड टाइम सीन करके सेकंड नंबर बी को रीड करवाया है। अब स्विच स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन की जगह आपने ओपी कैरेक्टर वेरिएबल ऑपरेटर जो भी आपने लिया है उसका जो भी आपने नाम था वो लिख दिया। अब केस स्टार्ट करते हैं। पहला केस आपका ये देखें प्लस, बस एक बात ध्यान में रखनी है, न्यूमेरिकल जो डाटा वैल्यूज हैं वो एज इट इज केस के सामने लिखी जाती हैं, और अगर कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यूज हों तो उसको सिंगल कोटेशन में लिखा जाता है। जैसे प्लस का साइन जो है
ये एक कैरेक्टर है तो इसको सिंगल कोटेशन में अनक्लोज करके लिखा है केस के सामने। तो एक केस आपका है ये प्लस के साइन के लिए, ये देखें इसने मेंशन किया है जो प्लस करे, माइनस करे, मल्टीप्लाई करे और डिवाइड करे। तो ये 4 केसेस हैं आपके पास। तो केस 1 ये पॉजिटिव है, तो सी आउट में उसने क्या किया है, a प्लस बी, और उसके बाद ब्रेक कर दिया है, 2 नंबर एंटर करे और साथ में ऑपरेटर प्लस, जैसे हम कैलकुलेटर पे करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर आपने 10 एंटर किया, फिर आप प्लस का बटन प्रेस करते हैं, फिर आप 10 एंटर करते हैं सेकंड नंबर, तो आंसर आ जाता है आपके पास 20। ठीक है, तो 2 नंबर आपने लिए, ऑपरेटर ले लिया, स्विच स्टेटमेंट का पहला केस ट्रू हो गया, प्लस का साइन अगर उसने यूज किया है तो ये एक्सप्रेशन आप देखें उसने सी आउट में लिखा a प्लस बी, तो a और b की जो भी वैल्यू होगी उसको ये ऐड करके स्क्रीन पे प्रिंट करा देगा। उसके बाद स्विच की बॉडी एग्जिट हो जाएगी। देन नेक्स्ट केस नेगेटिव का है, बिल्कुल उसी तरह ये a माइनस बी आ गया, देन ब्रेक है। फिर ये केस के अंदर आपने मल्टीप्लाई का साइन जो है वो लिखा है, और ये सी आउट में भी आपने a स्टेरिक b यानी a मल्टीप्लाई बी कर दिया है, देन ब्रेक स्टेटमेंट। और फिर डिवीजन के लिए, ठीक है, और डिवीजन में जो है आपने चेक करना है कि जो डिविजिबल बाय 0 तो नहीं हो रहा, तो उसके लिए उसने एक कंडीशन भी यहाँ पे लगाई है कि आप डिवाइडेड बाय 0 तो नहीं कर रहे, सेकंड नंबर 0 तो नहीं, a डिवाइडेड बाय b करना है, तो b को चेक करना है कि क्या ये 0 तो नहीं है। अगर 0 के बराबर हो तो आपको बता दें कि आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये डिवीजन जो है ये अनडिफाइंड है। अदरवाइज जो है वो क्या करे, सी आउट a डिवाइडेड बाय b, नहीं तो उसको डिवाइड करके आपको दिखा दे जो भी उसका आंसर बनता है, और फिर ब्रेक कर दे। अब ये 4 केसेस उसने करने का कहा था, 4 केसेस लिख चुके हैं, और फाइनली आपने डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिखनी है। अब अगर यूजर इनके अलावा कोई सैंपल एंटर करता है, ऑपरेटर को कोई और वैल्यू देता है जो इन चारों केसेस में नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा। जब वो आइडेंटिफाई नहीं होगा तो फिर वो बता देगा कि ये इनवैलिड ऑपरेटर है जो यूजर ने एंटर किया है, क्योंकि ऐसा कोई भी केस हमारे पास मौजूद नहीं। तो जो अलाउड केस थे वो थे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हाँ, अगर आप कोई और केस ऐड करना चाहते हैं, कुछ और आप कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं, कोई और ऑपरेशन भी इसका हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो आप फर्दर केसेस भी ऐड कर सकते हैं। केसेस की तादाद पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और ये स्विच की बॉडी जो है ये क्लोज हो गई, गेट कैरेक्टर एंड सो ऑन। तो इसी तरह बहुत सारे आप इस तरह के प्रोग्राम जो है वो ट्राई आउट कर सकते हैं। ये ग्रेड फाइंड करने के लिए है कि ग्रेड ले और उसके बाद बताए कि ये एक्सीलेंट है, वेल डन है, सेटिस्फैक्टरी है, यू आर पास्ड, बेटर ट्राई अगेन, या इनवैलिड। तो इसको भी आप जो है वो देख लेंगे, तो इंशाल्लाह इसकी आपको आसानी से समझ आ जाएगी। डिफरेंस अगर आप पॉइंट आउट करना चाहें दोनों में क्या है डिफरेंस बिटवीन नेस्टेड इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट, तो दोनों को जो है वो पॉइंट टू पॉइंट जो है वो हम कंपेयर कर सकते हैं। स्विच जो है ये इजी टू यूज है व्हेन देयर आर मल्टीपल चॉइसेस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है नेस्टेड स्ट्रक्चर जो है, और सिंगल एक्सप्रेशन यूज होता है मल्टीपल चॉइसेस को चेक करने के लिए। इसमें मल्टीपल कंडीशंस जो हैं वो बार बार लगानी पड़ती हैं, ठीक है। ये रेंज को चेक नहीं कर सकती, क्या आप रेंज बताएं, यहाँ से इससे ज़्यादा हो, इससे कम हो, उस रेंज के अंदर वैल्यू हो, तो वो चेक करना मुश्किल है डायरेक्ट स्विच स्टेटमेंट के अंदर। कंडीशंस में चेक हो सकता है, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यूज पे चेक, कांस्टेंट ऑप्शंस हो तो उसको ये चेक कर सकता है, ठीक है। वेरिएबल केसेस जो है वो नहीं लिए जा सकते, लेकिन नेस्टेड इफ के अंदर वेरिएबल केसेस भी देखे जा सकते हैं, जो दरमियान में ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ रनिंग ऑफ द प्रोग्राम अगर बार बार तब्दील हो रहे हो, तो वो नेस्टेड इफ के साथ फिर आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। सो सिंप्लिसिटी के लिए है, अगर फिक्स्ड वैल्यूज हों, पहले से पता हो, जैसे हफ्ते के 7 दिन हैं, फिक्स्ड हैं, उसमें वेरिएशन नहीं आ सकती, या जैसे ऑपरेशंस आपने डिफाइन कर दिए हैं, फिक्स हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रनिंग ऑफ द प्रोग्राम उसमें कोई तब्दीली का चांस नहीं है, तो उसे स्विच स्टेटमेंट आसानी से इस्तेमाल हो सकती है। तो इसकी कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी बेहतर है
इसको इसका स्ट्रक्चरिंग आसान है, इसको समझना आसान है, इसमें मिस्टेक फाइंड आउट करना आसान है। नेस्टिंग के अंदर मल्टीपल कंडीशंस लगानी पड़ती हैं, लेकिन उसकी जाहिर है फिर जो इम्पैक्ट है उसका वो ज़्यादा होता है। रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं आप उससे, और वेरिएबल्स पर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं जो प्रोग्राम के दौरान ही तब्दील हो रहे हों। ये हमारी डिस्कशन थी स्विच स्टेटमेंट के बारे में। अब अपनी सेकंड टॉपिक की तरफ आते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर भी डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर हैं, बहुत सादा सिंपल डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर हैं। ये इफ एल्स के मुतबादल के तौर पे समटाइम इस्तेमाल होता है। एक लाइन में लिख के सारा काम हो जाता है, तो सिंपल है, लिखने में इजी है। इस को हम जो है वो टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। सिंटैक्स को देखते हैं, सिंपल है, पहले कंडीशन लिखी जाएगी पैरेंथेसिस में, फिर क्वेश्चन मार्क लिखा जाएगा, उसके आगे 2 स्टेटमेंट लिखे जाएंगे। ट्रू हो तो कंडीशन क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, और फॉल हो तो क्या। ये एक लाइन के अंदर पूरी बात हो गई है, इफ में क्या हो और एल्स में क्या हो। तो ये इफ एल्स का बेहतरीन मुतबादल है, लेकिन जहाँ सिंपल केसेस हो वहाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कंडीशन लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे उसके आगे, फिर 2 स्टेटमेंट लिखेंगे, एक जो आप इफ में लिखते हैं, दूसरी जो आप एल्स में लिखते हैं। पहली ट्रू केस स्टेटमेंट कि अगर ट्रू हो तो क्या सी आउट करना है, और फॉल हो तो क्या सी आउट करना है, या कौन सा एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, या कौन सी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, सो ये उसके मुतबादल के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो वही टास्क जो इफ एल्स स्टेटमेंट परफॉर्म करते थे, वो कंडीशनल ऑपरेटर इस्तेमाल करके भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे ये एग्जांपल है, स्टेटमेंट लिखिए x इज इक्वल टू, ये पैरेंथेसिस में कंडीशन a ग्रेटर देन 50 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब x की वैल्यू को देखना है, और उसमें ऑप्शन है 1 या 0। x 1 भी हो सकता है, x 0 भी हो सकता है। कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन 50। तो a को देखेगा, अगर a ग्रेटर देन 50 है तो x 1 के बराबर होगा, और a जो है वो लेस देन 50 है तो x 0 के बराबर होगा। यही उसने सॉल्व किया है, और ये काम आप इस तरह से इफ एल्स स्टेटमेंट के जरिए करते थे। इफ a ग्रेटर देन 50 x इज इक्वल टू 1 एल्स x इज इक्वल टू 0। यही काम आपने इस तरह सिंगल लाइन में, जो यहाँ 4 लाइनों में आपने कंप्लीट किया था, यहाँ एक लाइन में आप ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। यही यहाँ पे एक एग्जांपल में भी हमने जो है वो ट्राई किया है। मार्क्स जो है 40 या मोर, उससे कहना है एंटर करें और बताए कि पास है या फेल है। ठीक है, तो क्वाइट सिंपल है। ये देखें, इसने ये लिखा है ब्रैकेट में मार्क्स ग्रेटर देन 50। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। अब ये ट्रू के स्टेटमेंट है, पास ग्रेटर देन 50 है तो कंडीशन ट्रू है तो पास, अदरवाइज फेल। ठीक है, सो ये बहुत सिंपली सी आउट के अंदर ही आपने जो है कंडीशनल ऑपरेटर यूज करके वो टारगेट अचीव कर लिया जो आप कंडीशनल ऑपरेटर लगा के अचीव करते थे। ठीक है, सो कोई वैल्यू लेगा ये प्रोग्राम, सीन से मार्क्स की वैल्यू लेगा, कितने 40 हैं, 45 हैं, 80 हैं, कितने हैं, वो जो मार्क्स आएंगे उसके लिए ये कंडीशन चेक होगी। इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 40 क्वेश्चन मार्क, ट्रू के स्टेटमेंट पास, फॉल के स्टेटमेंट फेल। ठीक है, सो ये पास और फेल जो है इसको डबल कोटेशन में लिखा है कि सी आउट में डबल कोटेशन में हम वो चीज़ लिखते हैं जिसको एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट करवाना हो। तो पास या फेल एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो उसके बाद गेट कैरेक्टर है, और ये एंड ऑफ द प्रोग्राम है। सो ये कंडीशनल ऑपरेटर की एक आसान सी हमारे पास एग्जांपल थी। तो बहुत सारी एग्जांपल इस तरह की लिखी जा सकती हैं। ठीक है, लाइक ये एक एग्जांपल है हमारे पास, write a program that inputs a number and display whether it is divisible by 3 or not by using conditional operator। 3 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं नंबर को, तो जो डिविजिबल बाय 3 होगा, तो अगर आप उसको 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो उसका 0 के बराबर आएगा। तो वही कंडीशन में उसने जो है वो लिखा, सीन करके ये आपने नंबर ले लिया, राइट, और फिर आपने ये कंडीशन ऑपरेटर लगाया है, एन रिमाइंडर 3 इज इक्वल टू 0, आगे क्वेश्चन मार्क है। इस कंडीशन को एवेल्युएट करें
आगे 2 स्टेटमेंट लिखी होंगी, सी आउट डिविजिबल बाय 3 अगर तो ये बात ठीक है, और ये कॉलम्स लगा के फिर लिखा है सी आउट नॉट डिविजिबल बाय 3 अगर ये बात ठीक नहीं, अगर कंडीशन फॉल है तो, ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, फॉल है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये भी एक आसान सी एग्जांपल है जिसमें आप आसानी से कंडीशनल ऑपरेटर की वर्किंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने आज के लेक्चर का जो है वो आखिरी टॉपिक है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट क्या है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी एग्जांपल क्या होंगी, सिंटैक्स क्या होगा, किस तरह से वर्क करती है। गो टू स्टेटमेंट जो है ये प्रोग्राम का कंट्रोल डायरेक्टली किसी खास लोकेशन पे अगर आपने ट्रांसफर करना है, आप चाहते हैं कि जैसे ही गो टू स्टेटमेंट आए तो इसके बाद वट एवर यू लाइक वेर एवर यू लाइक के प्रोग्राम की फलां कंडीशन जो है या फलां कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो उसके बाद, तो ये पॉइंट आउट करेगी और प्रोग्राम का कंट्रोल वहां चला जाएगा। ठीक है, और जहां प्रोग्राम जाएगा वहां आप एक लेबल लिखेंगे। ठीक है, सो ये लूप की तरह है, ये रिपीट करवाने के लिए है। जहां आप गो टू करके लेबल करेंगे तो लेबल आप किसी कमांड के साथ लिखेंगे, लेबल लफ्ज लेबल नहीं लिखना, कोई भी कीवर्ड आप अपनी मर्जी का जो है वो उसके लिए यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप वर्ड लूप लिख सकते हैं, गो टू लूप, आप जिस जगह लूप लिख देंगे प्रोग्राम जो है वो फौरन वहां पे जो है वो प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेबल क्या है, लेबल इज अ नेम गिवन टू पार्टिकुलर लाइन ऑफ द प्रोग्राम। और लेबल जो है कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर हो सकता है जिसपे जो वेरिएबल के या आइडेंटिफायर का नाम रखने के जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हो। अब यहाँ 2 चीजें हैं, सिंटैक्स है हमारे पास इसका, और इसका फ्लो चार्ट है। सिंटैक्स 2 तरह से हो सकता है, पहले गो टू हो और बाद में लेबल हो, या पहले लेबल दे दें बाद में गो टू स्टेटमेंट आ जाए। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशन जो हैं वो पॉसिबल हैं हमारे लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेबल को पहले लिखा है या गो टू को पहले लिखा है, तो दोनों सिंटैक्स जो हैं ये ट्रू हैं, ये काम करेंगे। ठीक है, ओके, अब आ जाए इधर। ये देखें, स्टार्ट किया आपने, ये स्टेटमेंट 1 पे एक लेबल लिखा हुआ, स्टेटमेंट 2 पे एक लेबल लिखा, स्टेटमेंट 3 पे आपने एक लेबल लिखा है। स्टेटमेंट 1 के बाद आपने स्टेटमेंट लिख दी है लेबल गो टू लेबल 3, तो स्टेटमेंट 2 जो है ये स्किप हो जाएगी, स्टेटमेंट 1 के बाद स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगी और प्रोग्राम जो है वो आगे अपनी एज यूजुअल रूटीन में सीक्वेंस में चलता रहेगा। ठीक है, ये भी हो सकता था कि इसको ऐसे उलट कर दें, स्टेटमेंट 1 चले, 2 चले, स्टेटमेंट 3 चले, और उसके बाद हम स्टेटमेंट लिख दें गो टू लेबल 1, तो प्रोग्राम का कंट्रोल 3 के बाद अगेन लेबल 1 पे चला जाएगा। ये लेबल 1 है तो फिर स्टेटमेंट 1 चलेगी, फिर स्टेटमेंट 2 चलेगी, फिर स्टेटमेंट 3 चलेगी। तो इस तरह ये रेपिटेशन प्रोवाइड करेगा आपको। हाँ, आप गो टू स्टेटमेंट को किसी कंडीशन में भी लिख सकते हैं ताकि आप उसकी रेपिटेशन को कंट्रोल कर सकें, ताकि उसकी जो लूपिंग है उसको टर्मिनेट भी किया जा सके। लें जी, अब इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं हम कि किस तरह से किसी प्रोग्राम में गो टू स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल ली है हमने, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले वर्ड C++ 5 टाइम्स यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। तो यहाँ बुनियादी मकसद रेपिटेशन प्रोवाइड करना है, और रेपिटेशन आपने गो टू स्टेटमेंट इस्तेमाल करके जो है वो प्रोवाइड करनी है। सो यहाँ पे आप देखें कि आपने जो है वो एक नंबर लिया है Z। ठीक है, Z को आपने कहाँ से स्टार्ट किया, 1, आपने इसको वैल्यू असाइन की है। उसके बाद ये एक रेड कलर से मैंने लिखा है, इसको लेबल प्रोवाइड किया है, ये लेबल है लूप। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा सी आउट Z, और ये डबल कोटेशन में लिखा C++ एंड लाइन लिखा है आपने। हर बार जब ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो तो लाइन जो है उसको एंड करके नेक्स्ट अगर कुछ लिखना है तो नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखा जाए। और उसके बाद आपने ये Z++ लिखा है, इसका मतलब ये है कि Z की जो भी वैल्यू है उसमें एक ऐड कर दे, या इसको आप लिख सकें Z = Z+1।
ठीक है। सो ये इंक्रीमेंट के तौर पे आपने इस्तेमाल किया, जी की वैल्यू में 1 1 का इंक्रीमेंट ऐड करेगी ये स्टेटमेंट। ये गो टू के साथ आपने एक कंडीशन लगाई है, इफ जी इज लेस देन आर इक्वल टू 5 गो टू लूप। लूप कहाँ है, ये देखें, जैसे जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी हर बार जो है ये गो टू स्टेटमेंट प्रोग्राम का कंट्रोल इधर ले जाएगी, फिर ये सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर जी की वैल्यू में एक ऐड होगा, फिर कंडीशन को चेक करेंगे। जब तक जी की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 1 2 3 4 5 तक तो ये एग्जीक्यूट होगी। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये काम चलता रहेगा। जैसे ही जी की वैल्यू 6 होगी ये कंडीशन फॉल हो जाएगी, गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, सी आउट करके एंड ऑफ द प्रोग्राम स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। सो बुनियादी तौर पे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लूपिंग स्ट्रक्चर जो है उसको आप गो टू स्टेटमेंट के तौर पे जो है वो कह सकते हैं कि इसको सिंपल लूपिंग स्ट्रक्चर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लूपिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं, बट इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लूपिंग स्ट्रक्चर। सो बुनियादी तौर पे ये लूपिंग स्ट्रक्चर हमें क्या प्रोवाइड करता है, रेपिटेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसी तरह C++ प्रोग्राम लिखना है आपने, एक और एग्जांपल है, टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। ये काम बुनियादी तौर पे वही है जो पिछले प्रोग्राम में किया था, बस उसमें सी आउट में आपने जो है वो C++ भी लिखा था, बस आपने वो काम नहीं किया। इसमें आपने देखा सी आउट एन, पहले एन को डिस्प्ले करा दे, फिर उसकी वैल्यू में एक स्टेप जो है एक इंक्रीमेंट ऐड कर दें, फिर कंडीशन चेक करे और लेबल पे चला जाए। ठीक है। अब आप देखें आपने n को 1 से शुरू किया है, ये इंट n इज इक्वल टू 1, फिर ये आपने लेबल लिखा है। ठीक है। सो लेबल ही वर्ड टर्म यूज कर लिया आपने, सी आउट n की पहली वैल्यू 1 है तो स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो जाएगा, n प्लस प्लस यानी कि n की वैल्यू में एक ऐड कर दे तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब आपने इफ कंडीशन चेक की तो 2 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, गो टू लेबल। ये गो टू स्टेटमेंट कहाँ ले जाएगी हमारे प्रोग्राम के कंट्रोल को, इस लेवल पे ले जाएगी। अब n की वैल्यू 2 हो चुकी है, जब ये सी आउट स्टेटमेंट चलेगी तो स्क्रीन पे 2 प्रिंट होगा। उसके बाद ये स्टेटमेंट चलेगी तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, फिर गो टू लेबल पे जाएंगे, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर ये इसने 4 होना है, फिर 4 प्रिंट होगा, 5 6 7 8 9 10 तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। और जैसे ही n की वैल्यू 11 होगी ये कंडीशन फॉल हो जाएगी, गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। उस वक्त तक स्क्रीन पे 1 से 10 तक जो नंबर्स हैं वो डिस्प्ले हो चुके होंगे। तो इस तरह ये रेपिटेशन जो आपने 1 to 10 नंबर लिखवाने के लिए की है, ये भी हम सिंपल गो टू स्टेटमेंट इस्तेमाल करके कर रहे हैं। सो ये लूपिंग स्ट्रक्चर का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं आप इसको, रेपिटेशन स्ट्रक्चर का एक शॉर्ट सा मुतबादल समझ सकते हैं गो टू स्टेटमेंट को। यही हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अब अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मैं सुन नहीं सकता आपको, तो आप मुझे जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं, या अगली मीटिंग में आप इसको पढ़िएगा। किसी के जहन में कोई सवाल हो तो आप नेक्स्ट टाइम भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, तो कल इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।